हाँ जी, नमस्कार। गुरुकुलम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज चक 5 बिलों में आपका स्वागत है। हम B.Ed वित्तीय वर्ष के अंदर समावेशी शिक्षा का निर्माण विषय का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने समावेशी विद्यालय के पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा की और समावेशी विद्यालयों में किस प्रकार का पाठ्यक्रम होना चाहिए, और उसके साथ साथ पाठ्यक्रम होने के साथ साथ उसमें किस प्रकार का वातावरण होना चाहिए। तो जो विषय जो मेन टॉपिक अपना जो चल रहा है विषय वो यही है कि किस प्रकार से समावेशी विद्यालयों में शिक्षण अधिगम वातावरण का निर्माण किया जाए, उसमें किस प्रकार की भूमिका होनी चाहिए, क्या क्या शिक्षकों को भी क्या करना चाहिए, उसके लिए विद्यालय का क्या उत्तरदायित्व है, और किस प्रकार से बच्चों को अधिक से अधिक शिक्षण कार्य या अधिगम कार्य करवाया जाए, इसके अंदर अपने विचार कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने जब देखा था तो इसमें 2 सवाल अपने पहले देखे थे कि एक तो वहाँ की जो कल्चर है, संस्कृति है, वो इस प्रकार की हो जाए कि वो समावेशी वातावरण के अनुरूप हो। समावेशी वातावरण उसके अंदर संस्कृति के द्वारा शिक्षण वातावरण या शिक्षण अधिगम वातावरण का निर्माण करना। और संस्कृति में क्या है? संस्कृति में वही जो प्रधानाध्यापक है, प्रबंधक है विद्यालय का, शिक्षक हैं, उनको इस दर्शन के बारे में पूर्ण ज्ञान हो, वो इस दर्शन के अनुसार चलने का प्रयास करें। उनको इस चीज़ का ज्ञान हो कि बच्चे जो आपस में जब समूह में मिल कर के अध्ययन करेंगे, उनको ये अधिकार है कि वो अपने साथी समूह के साथ बैठ कर के अध्ययन कर सकते हैं, चाहे वो किसी प्रकार की क्षमता रखते हैं, लेकिन वो क्या है, अपने साथी समूह के साथ बैठ करके एक ही कक्षा में बैठ करके शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। उसी के साथ साथ हमने आगे देखा था कि उसके अंदर उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके अनेक प्रकार की सुविधाएं देना, उनको जिस प्रकार की सुविधाओं की उनको आवश्यकता है, व्यक्तिगत रूप से भी हो सकती हैं, छोटे छोटे समूहों में बांट करके भी अलग अलग आवश्यकताएं हो सकती हैं। इस प्रकार से हमने इसके बारे में चर्चा की थी। फिर भावों और विचारों का सम्मान करना, क्योंकि बालक विद्यालय में आ रहा है तो एक प्रकार से विद्यालय का वो सदस्य है, उसके विचारों और भावों का सम्मान किया जाए। वो विचार प्रकट करता है, कहीं सहभागिता सुनिश्चित करना चाहता है तो उसके विचारों का पूरी तरह से सम्मान किया जाए। इसी के साथ ही वो सहभागिता उसको सुनिश्चित करनी चाहिए कि वो किसी न किसी प्रकार से विद्यालय के कार्यक्रम में भाग ले। इसके लिए सहभागिता सुनिश्चित करना भी एक विद्यालय का उत्तरदायित्व है। तो इसी प्रकार से उपयुक्त वातावरण करना, बालक की सुरक्षा और देखभाल करना, ये भी एक विद्यालय के वातावरण का उत्तरदायित्व है या विद्यालय का उत्तरदायित्व है। उसके बाद शिक्षण अधिगम जो चिंतन था, लाभ क्या है शिक्षण अधिगम के, इसके बारे में हमने चर्चा की थी नंबर 2 के अंदर, क्या क्या लाभ हो सकते हैं। इसमें अपने पूर्ण रूप से कक्षा प्रजातांत्रिक होगा, सभी को अपने विचार प्रकट करने की, अपने इच्छानुसार कार्य करने की जो स्वतंत्रता मिलेगी, सभी अपनी रुचि के अनुसार कार्य कर सकेंगे। तो एक प्रजातांत्रिक माहौल जो कक्षा के अंदर आएगा, वो कहीं ना कहीं शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया है उसको प्रोत्साहित करेगा या उत्साहित करेगा। और उसके साथ ही समूह के कार्य ग्रुप में मिलकर के कार्य करेंगे। प्रजातांत्रिक है, साथ में लोकतांत्रिक रूप से मिलकर के समानता के साथ जब कार्य करेंगे तो एक समूह की भावना भी उसके अंदर आएगी। ये चीज़ें भी अपने पढ़ी थी, साथ मिलकर कार्य करना, उसके विचारों और भावों को जो उसने प्रस्तुत किए उसका सम्मान करना, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आएगी। फिर जो अपने 3 नंबर पॉइंट पढ़ा था, जिसके अंदर था कि शिक्षक की क्या भूमिका हो सकती है, क्योंकि सबसे बड़ा जो रोल है छात्र के विकास में, क्योंकि परिवार के बाद में विद्यालय में बालक आता है तो एक विद्यालय में उसके विकास का, नैतिक का, सामाजिक विकास की एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी विद्यालय पे होती है। तो विद्यालय के रूप में सबसे नज़दीक जो बालक रहता है वो शिक्षक रहता है। तो शिक्षक की एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व होता है बालक के नैतिक, सामाजिक, बौद्धिक विकास के अंदर। तो जिस प्रकार से, क्योंकि बालक शिक्षक को आदर्श मानते हैं, उसके ही अनुसार कार्य करने के लिए वो क्या है, अपने आप को प्रेरित करते हैं और अपने आप उसी शिक्षक के अनुसार ही कार्य करते हैं। तो शिक्षक की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है
विद्यालय एक बालक के विकास के अंदर। तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षक को शिक्षा की व्यवस्था अपनाने के लिए उत्तरदायी होता है। तो शिक्षक ये जाने कि किस प्रकार की क्षमताएं हैं, क्या क्या व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं उस बालक के अंदर, उन विभिन्नताओं को पहचानते हुए उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य शिक्षण कार्य करना है। क्योंकि जितना माता पिता के बाद में जितना अधिक समझ सकता है बालक को, वो एक शिक्षक है। शिक्षक के रूप में जो औपचारिक शिक्षा देनी है, क्योंकि परिवार में तो अनौपचारिक शिक्षा सीखता है बालक, जो औपचारिक शिक्षा होती है उसमें जो सबसे बड़ी भूमिका वो शिक्षक की होती है। तो एक उचित शिक्षा व्यवस्था देना, उनकी रुचि और योग्यता को पहचानना शिक्षक का उत्तरदायित्व है। तो इस प्रकार से उसकी आवश्यकताओं को समझते हुए उसकी सहायता करना, निसंकोच रूप से सहायता करना, जिससे कि बालक उससे भावात्मक रूप से जुड़ भी सके टीचर से। जब भावात्मक रूप से जुड़ जाएगा आपस में, तो वो क्या है, जो चीज़ शिक्षक सिखाना चाहेगा वो उसको रुचिपूर्ण तरीके से सीखेगा। तो ये चीज़ है इसके शिक्षक की सबसे बड़ी भूमिका है। कक्षा विषय विशेषज्ञ दोनों ही, देखो कक्षा क्लास टीचर है या विषय विशेषज्ञ हैं, अलग अलग विषयों को पढ़ाते हैं, सब मिलकर के कार्य योजना तैयार करें या साथ मिलकर कार्य करें कि किस प्रकार की आवश्यकता की पूर्ति करनी चाहिए उस कक्षा के लिए, उस समूह विशेष समूह के लिए जो कि एक व्यक्तिगत भिन्नता रखता है। तो इस प्रकार से कक्षा अध्यापक और विषय अध्यापक दोनों मिलकर के ही, सभी मिलकर के ही कार्य योजना का निर्माण करें। ये चीज़ें अपने पढ़ ली थी। उसी के संबंधित अनुदेशन संबंधित निर्देशक समय समय पर अनुदेशन देते रहे, निर्देश देते रहे बालकों को। इस प्रकार की बातें इसके अंदर आई थी। आपस में विचार विमर्श करना, जब भी समय मिले सभी शिक्षक क्या है आपस में बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नताओं पर विचार विमर्श करें, उनके विकास पर विचार विमर्श करें कि किस प्रकार से बालक का विचार विमर्श होता है, सुझाव दें, उन सुझावों को उस विद्यालय के अंदर लागू करने का प्रयास करें या लागू करें। इस प्रकार की बातें इसके अंदर होनी चाहिए। तो कहने का मतलब शिक्षक की भूमिका बहुत बड़ी भूमिका है। वो सभी बालकों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को पहचानते हुए, आपस में विचार विमर्श करते हुए जितना अधिक उनको सहयोग दिया जा सकता है छात्रों को, उसको देना चाहिए। ये अपनी सबसे बड़ी जो भूमिका है शिक्षक की है। अब नंबर 4 पे आता है विद्यालय व्यवस्था व छात्र विकास का वातावरण। विद्यालय व्यवस्था व विकास का वातावरण। तो विद्यालय की व्यवस्था में क्या होना चाहिए, किस प्रकार का विकास का जो वातावरण का निर्माण होना चाहिए, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखो, विकास का वातावरण तभी बनेगा जब हम सभी बालकों की क्षमताओं को ध्यान में रखेंगे। चाहे बालक वो वंचित हैं, चाहे वो अक्षम बालक हैं, सभी का ही स्वागत उसके अंदर होना चाहिए। कोई भी व्यक्तिगत भिन्नता रखता है, वो किसी प्रकार की क्षमता रखता है, सामाजिक विविधता रखता है, लेकिन सभी बालकों का उस विद्यालय के अंदर स्वागत होना चाहिए। तो अपने लिख सकते हैं अपवंचित व अक्षम बालकों का विद्यालय में स्वागत हो। कहने का अर्थ है कि किसी भी बालक को प्रवेश के लिए मना नहीं किया जाए। वहाँ पर यह नहीं कहा जाए कि आपके अंदर जिस प्रकार की अक्षमता है, हम आपको इस विद्यालय में प्रवेश नहीं दे सकते। प्रवेश के लिए मना नहीं करना, उसको प्रवेश देना है और उसकी व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर उसकी सुविधाएं देनी है। प्रवेश से मना नहीं करना। प्रवेश से मना, समावेशी विद्यालय के अंदर किसी भी प्रकार की क्षमता रखता है बालक, उसको प्रवेश के लिए मना नहीं किया जा सकता। तो उसका प्रवेश के लिए सहर्ष स्वीकार किया जाएगा कि खुशी खुशी उसको स्वीकार किया जाएगा कि आप हमारे मेरे विद्यालय में प्रवेश दें, हमारे विद्यालय में प्रवेश दें। विद्यालय विविधता को चुनौती मानकर के सामना करना चाहिए। देखो, प्रत्येक अनेक प्रकार के बालक आएंगे,
कई प्रकार की क्षमताएं होंगी, कई प्रकार की संस्कृतियों वाले बालक होंगे, कई प्रकार की अपवंचितता होगी उसके अंदर। तो एक विविधता वाली कंडीशन उसके अंदर बन जाएगी, विभिन्नता वाली कंडीशन बन जाएगी कि कई प्रकार के ग्रुप हैं वो बन जाएंगे। व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर, छोटे छोटे समूहों के आधार पर कई प्रकार के बालक या छात्र उसके अंदर विद्यालय के अंदर आ जाएंगे। तो उस विविधता को एक चुनौती मानकर सामना करना चाहिए कि इस विविधता ये मेरे लिए चुनौती है, मैं इस चुनौती को पूरा करूँगा। विद्यालय के जिस प्रकार के उत्तरदायित्व होना चाहिए, विद्यालय में रह रहे शिक्षकों का इस प्रकार से उत्तरदायित्व होना चाहिए। तो यही बात है, विद्यालय में विविधता को चुनौती मानकर सामना करना चाहिए। तो अपने शोध में लिख सकते हैं, विविधता को चुनौती मानकर सामना करना। चुनौती मानकर सामना करना चाहिए। और तथा प्रत्येक छात्र की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति के उपाय व संसाधन खोजने चाहिए। जिस प्रकार के उपकरणों की जरूरत है, किस प्रकार के संसाधन की जरूरत है, हमें उसकी खोज हमें करनी चाहिए, उसका उपयोग भी हमें करना चाहिए। कई बार ऐसा विद्यालय में संसाधन होते भी हैं लेकिन फिर भी हम उसका उपयोग नहीं करते। संसाधन होते हुए हमें उसका उपयोग करना है, नहीं है तो उसको उपलब्ध करवाने का प्रयास भी करना चाहिए। ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं, तभी एक छात्र विकास का वातावरण उसके अंदर निर्माण होगा। क्योंकि हम छात्र के विकास के लिए जो संसाधन उपलब्ध नहीं करवाएंगे, उनकी सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाएंगे, तो वो बालक वहाँ पर फिर नहीं सीख पाएगा। जिस प्रकार की उसकी सुविधाएं हैं, जिस प्रकार की उसकी आवश्यकताएं हैं, उसकी पूर्ति करना आवश्यक है ताकि उसको उचित वातावरण भी मिल सके, अपने अकॉर्डिंग वातावरण भी मिल सके उसको। जो विशेष आवश्यकता वाले बालक हैं, क्योंकि जो विशिष्ट बालक है, चाहे वो किसी प्रकार की क्षमता रखते हैं, तो विशेष आवश्यकता वाले बालक हैं। तो विशेष आवश्यकता वाले बालकों की सेवाओं को निरंतर और व्यापक रूप से बनाना चाहिए, ताकि उस समय पर ऐसा नहीं कि एक बार सुविधा उपलब्ध करवा दी, बाद में धीरे धीरे उसको बंद करना शुरू कर दिया। तो जो सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं वो स्थायी होनी चाहिए। नंबर 3 है आवश्यकता वाले बालकों को सेवाएं निरंतर व स्थायी आवश्यकता वाले बालकों को सेवाएं निरंतर व स्थायी हो, ताकि वो बालक उस विद्यालय के अंदर आकर के निरंतर रूप से स्थायी रूप से शिक्षण कार्य या अधिगम कार्य कर सके, अपना ज्ञान प्राप्त कर सके, शिक्षा प्राप्त कर सके। तो हमने एक अधिगम वातावरण के अंदर, एक विकास के जो वातावरण के अंदर 3 जो पॉइंट अध्ययन किया कि इसके अंदर अपवंचित बालकों का स्वागत करना चाहिए, उसके अंदर चुनौतीपूर्ण रूप से सामना भी करना चाहिए बालक का, और बालकों को जो सेवाएं हैं वो निरंतर मिले, स्थायी रूप से मिले, ताकि सभी बालक अपने योग्यता अनुसार अपना विकास कर सके, अपना शिक्षा ग्रहण कर सके। अब कुछ ऐसे सुझाव हैं जो अन्य सुझावों के अंदर आएंगे, कॉमन रूप से जो अपने कह सकते हैं कि इन चीज़ों की व्यवस्था विद्यालय के अंदर करनी चाहिए, ताकि एक शिक्षण अधिगम वातावरण उचित रूप से बन सके। तो ये पॉइंट हम मान रूप से जो अन्य सुझावों से हम ले सकते हैं। अन्य सुझावों के अंदर कुछ इस प्रकार की बातें जो कि सब एक कॉमन वातावरण के अंदर लागू होती हैं, या एक वातावरण को विकास के लिए अधिगम, शिक्षण अधिगम जो वातावरण के विकास के लिए लागू होती है। तो यही बात है कि विद्यालय के सभी कर्मचारी हैं, कोई भी कर्मचारी है उच्च स्तर से लेकर के निम्न स्तर तक, जो भी विद्यालय के कर्मचारी हैं वो एकता की भावना से या दल की भावना से कार्य करेंगे। सभी एक कार्य के प्रति निष्ठ होंगे, या सभी एक समझेंगे कि सारा कार्य हमारा है, मिलकर कार्य करेंगे तो वो कार्य पूर्ण होगा। तो एक दल भावना से कार्य करना की आवश्यकता है। विद्यालय के कर्मचारियों को दल भावना से कार्य करना चाहिए।
तो नंबर 1 लिख सकते हैं विद्यालय के कर्मचारी, शिक्षक ही नहीं, कोई भी जो कर्मचारी, सभी कर्मचारी विद्यालय के कर्मचारियों को दल भावना से कार्य करना। विद्यालय में जितने भी कर्मचारी हैं वो दल भावना से कार्य करेंगे तो वो क्या है, कार्य सफल होगा। समय से भी संगठनों को भी सम्मिलित करना चाहिए। विद्यालय में आकर शिक्षण अधिक वातावरण उत्पन्न करने में सहयोग प्रदान करना चाहिए। जो स्वयं से संगठन है जो बच्चों के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं, अलग अलग कार्य समाज से भी कार्य कर रहे हैं, वो भी विद्यालय में आकर के अपना सहयोग दे सकते हैं। छात्रा के अभिभावकों को भी सम्मिलित करना चाहिए ताकि उन बालकों के अभिभावकों की भी हमें विचार विमर्श करके हम विद्यालय के विकास में कार्य कर सके या विद्यालय में जो भी सुझाव है उनको लागू कर सके। तो यही बात है, अभिभावकों को भी सम्मिलित करना, छात्रों के अभिभावकों को भी सम्मिलित करना। तो लिख सकते हैं अपने अभिभावकों को भी सम्मिलित करना। तो समय पर क्या है, अभिभावकों की शिक्षकों की आपस में बैठक होती रहनी चाहिए, उनको सम्मिलित करना चाहिए, विद्यालय की गतिविधि में सम्मिलित करना चाहिए और जिससे कि वो विद्यालय के विकास के लिए जो भी गतिविधियाँ जो सुझाव दें, गतिविधियों करने के लिए सुझाव दें, उनको हम समय पर लागू करके बालकों के विकास के लिए कार्य कर सकें। 3 है, विद्यालय में यदि प्रतिभा छात्र और सामान्य छात्र हैं तो दोनों की आवश्यकता में पूर्ति समूह बना करके करें। तो समय समय पर समूह बना करके कार्य करना, छात्रों की योग्यता अनुसार समूह बनाकर शिक्षण कार्य करवाना। तो समूह बनाकर कार्य करने का मतलब नहीं है कि उसको हम बिल्कुल ही अलग करते हैं बालकों को। देखो एक बालक क्या है, सभी बालक विभिन्न प्रकार के बालक आएंगे तो उनके अंदर कुछ प्रतिभाशाली बालक होंगे, कुछ सामान्य बालक होंगे, कुछ पिछड़े बालक होंगे। तो जो प्रतिभाशाली बालक है वो जल्दी सीख लेगा, जो पिछड़ा बालक है वो जल्दी नहीं सीख पाएगा। तो उनको जो पाठ्यक्रम करवाना है, उनका जो करवाने का तरीका है वो अलग हो सकता है, उनकी विधियाँ थोड़ी अलग हो सकती हैं। पाठ्यक्रम में सरल और कठिन के आधार पर भी थोड़ा सा अलग हो सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम पूरी तरह से उनको अलग कर दें, अलगाव की स्थिति हो जाए, ऐसा नहीं। तो छोटे छोटे समूह बना करके टुकड़ों में बांट करके हम उसको एक क्रमबद्ध रूप से शिक्षण कार्य करवाएं ताकि वो बालक है वो अपनी योग्यता के अनुसार सीख सके। तो प्रत्येक रूप से समूह बना करके कार्य करवाया जाए, इस प्रकार की बातें इसके अंदर आएंगी। नंबर 4 है शिक्षकों को प्रशिक्षण देना। शिक्षकों को प्रशिक्षण देना। देखो विविधता वाले बालक हैं, प्रत्येक में विविधताएं आएंगी, तो विविधताओं से निपटने के लिए उसके में विशेष रूप से कौशल की आवश्यकता होती है। तो इस कौशल के लिए समय समय पर शिक्षकों को भी प्रशिक्षण किया जाना चाहिए, ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि हम इस प्रकार की जो विविधता रखते हैं उसके लिए किस प्रकार के बालकों के लिए किस प्रकार से शिक्षण कार्य करवाना है। तो समय समय पर प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। शिक्षकों की संयुक्त कार्य योजना। शिक्षकों की संयुक्त कार्य योजना। जैसा कि दल भावना में बात आई थी, तो शिक्षक संयुक्त रूप से कार्य कर सकते हैं, एक विषय पर मिलकर के कार्य करें, जिससे कि जो भी उसकी विशेषताएं हैं उन बालकों में उनको समझते हुए उनकी योग्यता के अनुसार शिक्षण के अनुसार वो बालकों को सिखा सके। तो एक संयुक्त कार्य योजना उसके अंदर होनी चाहिए।
शिक्षण वातावरण तैयार करने के लिए संयुक्त कार्ययोजना तैयार करनी चाहिए। सभी प्रकार के बालों की शैक्षिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। तो एक संयुक्त रूप से कार्ययोजना बनानी चाहिए जिस सभी बालों की आवश्यकता को ध्यान में रखा जा सके। उसके संसाधनों व प्रणाली की समीक्षा। संसाधनों व शिक्षण प्रणाली की समीक्षा। समय समय पर समीक्षा होती रहनी चाहिए। कौन कौन से संसाधन उपलब्ध हैं, क्या क्या नए लेके आने हैं, कौन कौन से संसाधनों की आवश्यकता है, किस किस बालकों को है, क्या क्या शिक्षण प्रणाली होनी चाहिए, इसके बारे में समीक्षा समय समय पर होती रहे। जो बदलाव की जरूरत है उसको बदलाव किए जाए। आगे है उपलब्धि का मूल्यांकन। उपलब्धि का मूल्यांकन। उपलब्धि का मूल्यांकन, तो उपलब्धि किस प्रकार की होनी चाहिए इसके बारे में विचार किया जाए। तो उपलब्धि के मतलब क्या मतलब, जो चीज प्राप्त की है हमने उसके बारे में क्या क्या होना चाहिए, किस प्रकार से होना चाहिए। तो क्या हमने प्राप्त किया है, किस प्रकार के बालकों के लिए किस प्रकार की रुचि प्राप्त हुई है, या किस प्रकार के बालकों के लिए क्या शिक्षण कार्य में किस प्रकार का हमने प्राप्त जो प्रशिक्षण। समय समय पर कई प्रकार के प्रशिक्षण लिए जा सकते हैं, उनकी योग्यता के अनुसार कई प्रकार के प्रशिक्षण हैं। तो उनकी में हमने क्या प्राप्त किया है, क्या नया होना चाहिए, उन बालकों के लिए क्या नया कर सके, समय समय पर उपलब्धि का मूल्यांकन किया जाए। तो कोई बालक है इसमें सेवाओं को स्थायी बनाना, यानी कि विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को निरंतर सेवाएं, विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों की सेवाओं को या सेवाएं निरंतर व स्थायी बनाना। सेवाएं निरंतर, तो इसको क्या है, विशेष आवश्यकता वाले बालक है उनको निरंतर सेवाएं दी जानी चाहिए जिससे कि वो अपना विकास कर सके। इस प्रकार से हमने एक संस्कृति के आधार पर एक समावेश संस्कृति का निर्माण करने का प्रयास किया है। इसमें शिक्षक की भूमिका है, वहाँ से भौतिक संसाधन उपलब्ध हैं उनकी भूमिका है, उनमें समूह की भावना से कार्य करेंगे सभी शिक्षक, तो उसके अंदर बहुत सारा विकास होगा। तो इस प्रकार से हम जो नेक्स्ट के अंदर अपने जो अध्ययन करेंगे वो शिक्षण शास्त्र के रूप में करेंगे कि शिक्षण शास्त्र में समावेश शिक्षण शास्त्र के रूप में शिक्षण आदि का वातावरण का निर्माण किस प्रकार से किया जा सकता है। तब तक के लिए धन्यवाद।